हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या? आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज से भी बनते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चैलेंजेस इन द सोवियत सिस्टम। The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. अब देखो, सोवियत सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कल पढ़ के आ चुके हैं, है ना। साइलेंट फीचर्स हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि सोवियत सिस्टम में चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला चैलेंज ये बता रहा है कि सोवियत सिस्टम में, क्योंकि वन पार्टी कंट्रोल था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूल कर रही थी इसके ऊपर, तो सोवियत सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गया था। अब ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या? जब एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, इसके जो ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर्स, इन्हीं को बोला जाता है ब्यूरोक्रेट्स, है कि ना। इन ऑफिसर्स के पास आम आदमी से ज्यादा पावर है, आम आदमी से ज्यादा अथॉरिटी है कि ना। मतलब ये क्या करेंगे? मनमानी चीजें करेंगे अपनी। तो क्या हो गया? इनका सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक हो गया और अथॉरिटेरियन हो गया। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या? कम्युनिस्ट पार्टी जो बोले वही चलेगी बात, है कि ना। मतलब क्या? मतलब ये है कि एक तरीके से तानाशाही होनी स्टार्ट हो गई थी। कहां पर? सोवियत यूनियन में। तो ये क्या बोल रहा है कि सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया और बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन हो गया। इसके साथ साथ लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। अब देखिए, यूएसएसआर में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म है कि ना। डेमोक्रेसी वाली आइडियोलॉजी किसकी है? यूएसए की है ना। यहां पर क्या है? यूएसएसआर में हमारे पास सोशलिज्म है, और सोशलिज्म में जब वन पार्टी कंट्रोल होगा, इसका मतलब क्या? ये एक पार्टी जब अपोजिशन नहीं बनने दे रही है, जब ये एक पार्टी अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं रही है, तो क्या राइट टू स्पीच होगा तुम्हारे पास? क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अथॉरिटेरियन तो बन ही रहा है, ब्यूरोक्रेटिक तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। स्टालिन के टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, एक यूएसएसआर का लीडर आएगा, उसके टाइम पीरियड में अगर कोई उसके अगेंस्ट में बात करता था, उसके टाइम पीरियड में अगर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई मेंबर उसका खिलाफत करता था, तो वो क्या करता था? सीधा मार देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब लोगों के पास क्या नहीं है? राइट टू स्पीच नहीं है ना। बोलने का अधिकार नहीं है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जब ये अधिकार है ही नहीं, तो लोग क्या करते थे? लोग सार्केज्म में बात करते थे, है ना, उल्टी बात करते थे। अरे यूएसएसआर में तो सब कुछ एकदम कुशल मंगल बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये वाला सिस्टम चल रहा था, और जोक से कार्टून्स बना बनाकर क्या करते थे? अपना एंगर शो करते थे लोग। मतलब एक तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि लोग जो है यूएसएसआर में सेटिस्फाइड नहीं है अपनी गवर्नमेंट से। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। ये बोल रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत यूनियन के जिनको रिफॉर्म्स की जरूरत थी, कुछ चेंज की जरूरत थी। चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, चाहे वो किसी भी और तरीके का रिफॉर्म हो, चेंज लाने की जरूरत थी। क्या क्या? आइए देखते हैं। The one-party system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. अब देखिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें कम्युनिस्ट पार्टी संभाल रही है यूएसएसआर में, है कि ना। एक ही पार्टी है, एक ही गवर्नमेंट है, और ऊपर से सोशलिज्म है। सोशलिज्म में क्या होता है? प्रॉपर्टी किसके हाथ में होती है? मोस्टली प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट के हाथ में या गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना। मतलब फैक्ट्रीज किसकी है? यहाँ पर सारी की सारी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट की, फार्म्स किसके? गवर्नमेंट के, प्रॉपर्टीज किसकी है? गवर्नमेंट की, हर चीज किसकी है? गवर्नमेंट की। समझ में आ रहा है कि नहीं? बैंक्स किसके? गवर्नमेंट के। ठीक है, तो अब सीन क्या होता था? ये लोग कुछ गलती भी कर देते तो मानते नहीं थे, ठीक है, और इनको चेंज लाना भी नहीं था, क्योंकि इनको तो मजे आ रहे हैं, है ना। सामने वाले का काम नहीं हो रहा, हमें तो पैसे मिल रहे हैं आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या बोला? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इनका टाइट कंट्रोल था, और इसके साथ साथ एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। अनअकाउंटेबल टू द पीपल का क्या मतलब होता है? अनअकाउंटेबल टू द पीपल का मतलब है कि लोग इनसे सवाल नहीं कर सकते, है ना। मान लो इन लोगों ने बोला कि भैया अब थोड़ी बहुत भी जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तो लोग सवाल नहीं पूछ सकते भैया क्यों ले रहे हो। समझ में आ रहा है? नहीं क्यों? क्योंकि ये जवाबदेही है ही नहीं, दे आर अनअकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, आगे आते। The party refused to recognize the urge of the people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs.
अब सीन क्या हुआ कि यूएसएसआर हम सबको पता है कि 15 अलग अलग कंट्रीज से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप है, हाँ कि ना। अब पूरे के पूरे 15 कंट्रीज को एक सेंट्रल अथॉरिटी रूल कर रही है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है। अब ये जो 15 अलग अलग कंट्रीज थे, इनका कल्चर अलग था, रिलीजन अलग था, है ना, इनके फेस्टिवल्स अलग थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इनके अलग अलग है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कहा कि भैया हमें ऑटोनॉमी दे दो, हम अपने एरिया में अपनी तरीके से रूल करेंगे, हमारे लीडर्स बनाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ मना कर दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी। और यूएसएसआर बनाते हुए यही बात हुई थी, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 republics that together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed. अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है ये, यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर मैप नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। रशिया जो है, अगर हम पेपर पे देखें तो पेपर पे हमें क्या पता चल रहा है कि यूएसएसआर जो है वो क्या है, 15 रिपब्लिक से बना हुआ एक ग्रुप है ना, और इन 15 कंट्रीज में से एक रशिया भी है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पेपर पे था। प्रैक्टिकल बात क्या थी, प्रैक्टिकल बात ये थी कि रशिया हर चीज को डोमिनेट करता था। मतलब अगर यूएसएसआर का लीडर बनेगा तो कौन बनेगा, रशियन बनेगा। मतलब कि ज्यादातर ऑफिसर्स कौन होंगे, रशियंस होंगे। मतलब ये कि रशिया के कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का हेड होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का रीजनल हेड होगा, वो सारे के सारे बंदे कौन होंगे, सिर्फ और सिर्फ रशियंस होंगे। मतलब इन 15 कंट्रीज को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रोल करता था कौन, रशिया, है ना। मतलब पेपर पे दिखाने के लिए तो ये 15 रिपब्लिक्स का एक ग्रुप है, लेकिन चलती यहाँ पर सिर्फ एक ही दादा की है, जिसका नाम है रशिया, ठीक है। और रशिया के लीडर्स भी एक से बढ़कर एक आएंगे, खतरनाक, जिसकी वजह से कोई आवाज भी नहीं उठा पाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे क्या है हमारे पास। ये देखिए, ये 3 बंदे बनाए हुए है ना, ये कम्युनिज्म के क्या है, ताकतवर पिलर्स है। कौन कौन, ये व्लादिमीर लेनिन है जो सबसे पहले दिख रहे हैं आप लोगों को। व्लादिमीर लेनिन कौन है, ही वॉज द वन जिसने रशियन रिवॉल्यूशन किया था, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन किया था। बीच वाला बंदा जो हम लोगों को दिख रहा है, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ लेनिन, है ना, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी थे ये, मतलब इनके बाद ये लीडर बने थे यूएसएसआर के। इनका नाम है जोसेफ स्टालिन। ये वही बंदे हैं जिन्होंने हिटलर की बैंड बजाई थी। और ये तीसरा बंदा दिख रहा है हम लोगों को, ये कौन है, ये चाइना का लीडर है जिसका नाम है माओ ज़ेडुंग, ठीक है। और ये देखो, ये आप लोगों को जो फ्लैग दिख रहा है, इसमें ये जो सिंबल बना हुआ है, ये कम्युनिज्म का सिंबल है ना। क्या बना होता है इस पे, इसके ऊपर एक खुरपी बनी होती है और एक हथौड़ा बना होता है, ठीक है। और कम्युनिज्म, सोशलिज्म किसकी बात करते हैं, हमेशा पुअर्स की बात करते हैं। और पुअर्स की बात करने का मतलब क्या, पुअर्स की बात करने का मतलब है कि ये लोग अपने आप को सिंबलाइज भी कैसे कर रहे हैं कि ये खुरपी है किसकी, फार्मर की, है ना, और ये हथौड़ा है किसका, लेबर्स का। तो लेबर्स की, फार्मर्स की बात करेंगे, हमेशा अपने आप को प्रो पुअर्स दिखाएंगे, मतलब कि हम पुअर्स के सपोर्टर हैं, ठीक है। बड़े आगे, चलिए आगे देखते क्या है। Was the Soviet system really an alternative of Western capitalism system? ये बोल रहा है कि क्या सोवियत सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम, क्या एक सचमुच में एक अल्टरनेटिव था कैपिटलिज्म का? क्या ऐसा हो सकता था कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में सोशलिज्म फैल जाए? ठीक है, आइए देखते हैं। In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. क्या मतलब है इसका? देखिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में तो यूएसएसआर यूएसए से पीछे है, आगे ना। अगर हम लोग बात करें किसकी, टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर पीछे है किससे, यूएसए से। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिफेंस की, डिफेंस मतलब आर्म्स रेस की, कि किसके पास ज्यादा वेपन्स होंगे, तो डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस में यूएसए और यूएसएसआर बराबर है, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर को यूएसए के बराबर डिफेंस सिस्टम बनाने में अपनी बहुत ज्यादा इकोनॉमी खर्च करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है इसका, ठीक है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए क्या बता रहा है आगे। The Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure, example transport, power, and most importantly in fulfilling the political और economic aspirations of the citizens. ये बोल रहा है कि जो सोवियत यूनियन है, ये क्या होता था, ये टेक्नोलॉजी में यूएसए से पीछे है ना। अब पीछे क्यों है, इसका रीजन हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि टेक्नोलॉजी में इसलिए पीछे है क्योंकि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, यूएसएसआर की क्लोज्ड इकोनॉमी है,
आगे ना। और यूएसए की इकोनॉमी कैसी है, यूएसए की इकोनॉमी है ओपन इकोनॉमी, तो यूएसए इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेल रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाता है। इनके पास जो चीज़ें हैं, यूएसएसआर के पास जो चीज़ें हैं उसी से प्रोडक्ट बना रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे, पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्ट वगैरह में क्या है, यूएसएसआर पीछे चल रहा है किसके, वेस्ट के या यूएसए के। अच्छा, तीसरी चीज क्या, यूएसए जो है, यूएसए में चल रही है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का हमें मतलब तो पता ही है, क्या होता है डेमोक्रेसी, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, आगे ना। लोग सरकार बनाएंगे, लोगों के लिए बनाएंगे और लोगों के ही एस्पायरेशन को पूरा किया जाएगा, यही होता है। ठीक है, राइट टू स्पीच है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके पास। यूएसएसआर के पास ऐसा नहीं है। यूएसएसआर में लोगों के एस्पायरेशन ना सुनी जा रही है, ना उनको बोलने दिया जा रहा है, और अगर किसी ने बोल दिया तो उनको पनिशमेंट मिल रही है। इसका मतलब यूएसएसआर में लोग खुश नहीं है। इसका मतलब लोगों के एस्पायरेशन, डिजायर्स, इच्छाएं क्या नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, आगे आते। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है ये, वेजेस तो बढ़ रहे हैं। वेजेस का मतलब क्या, वेजेस का मतलब है कि सैलरी तो बढ़ती जा रही है लोगों की। अब देखो यूएसएसआर की एक खास बात है क्या, कि यूएसएसआर में कोई अनएम्प्लॉयड बंदा नहीं है क्या, कोई अनएम्प्लॉयड बंदा, कोई अनएम्प्लॉयड बंदा नहीं है। इसका मतलब क्या, सबको सैलरी मिल रही है, सबको वेजेस मिल रहे हैं, इक्वालिटी पे चल रहा है सिस्टम, सारा के सारा समाज को समांतर क्रम में चलाया जा रहा है। ठीक है, सबको बराबर क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, और हर साल सबका इंक्रीमेंट भी लग रहा है, सबके पैसे बढ़ भी रहे हैं, वेजेस बढ़ रहे हैं सबके, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी में पीछे के पीछे रह गए, है ना, प्रोडक्टिविटी में पीछे के पीछे रह गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अब सीन क्या है, यूएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आइडियोलॉजिकली, और यूएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है टेक्नोलॉजिकली, डिफेंस में भी, और किसमें, लोगों की इच्छाएं पूरा करने में, जो कि यूएसएसआर नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है ना, खास करके जब प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, यानी कि फार्म्स में से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यूएसए यूज़ कर रहा है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, है ना, फार्म्स में। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन यूएसएसआर के पास ऐसा कोई सीड्स नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी खास नहीं थी इसके पास, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने का मतलब लोगों की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी उतनी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी उतनी की उतनी, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब चीज़ों की शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, दिस लेड टू शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो गया, सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई। द सोवियत इकोनॉमी वॉज faltering in the late 1970s and became stagnant। अब यहाँ पर बहुत खास बात आती है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैप को। ये देखिए, ये है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बना कब था, 1922। 1922 से सोवियत यूनियन की या यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो बढ़ती चली गई 1970 तक, 1970 तक, और 1970 के बाद ये हो गई स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या, रुक गई, बढ़ नहीं रही। क्यों, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन 1970 के बाद इसकी जो लकीर थी या इसकी जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, एकदम रुक गई। ठीक है, बढ़ ही नहीं रही है। क्यों, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और क्या, प्रोडक्शन उतना ही है, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनके सिस्टम को रिफॉर्म की, चेंज की जरूरत थी। ठीक है, आइए आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है। लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन से लीडर्स आए और कितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ये। तो सबसे पहला फोटो जो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो कौन है हमारे पास, व्लादिमीर लेनिन का। ही वॉज द वन जिसने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन लाया था। लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, 1870 टू 1924 का इनका टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कभी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा लीडर पहले आया, कौन सा लीडर बाद में आया। ऐसा ना हो कि तुम व्लादिमीर लेनिन को व्लादिमीर पुतिन बना दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को ही बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाएगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, तो फिर मेंशेविक बोल्शेविक अलग अलग नहीं किया जाएगा, बस इतना याद रखो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के ये क्या थे, फाउंडर थे। लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1917 टू 1924। अब देखो क्या होता है, जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग घुसते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया में क्या था, रशिया में पहले मोनार्की थी, और अब मोनार्की को खत्म किया था किसने, इस बंदे ने जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन, और जार निकोलस को
उसकी वाइफ को, वो तांत्रिक बाबा जिसका नाम था रासपुतिन, सबको भगा दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, रशिया में मोनार्की खत्म हो गई और रशिया में आ गया है सोशलिज्म। जब रशिया में सोशलिज्म आया, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम बन रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। अब इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी है रशिया का लीडर जिसका नाम है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अच्छा पेपर में क्वेश्चन आता है कि यूएसएसआर किसके टाइम पीरियड में बना था, तो यूएसएसआर 1922 में बना था। तो यूएसएसआर किसके टाइम पीरियड में बनेगा, ऑफ कोर्स इनके टाइम पीरियड में बनेगा, यानी कि लेनिन के टाइम पीरियड में, लेनिन के टाइम पीरियड में बनेगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है कि इनका टाइम पीरियड क्या है, वैसे इनका टाइम पीरियड 1917 से लेकर 1924 तक। ठीक है, इनके बाद कौन आएगा देखेंगे, लेकिन 1917 से लेकर 1924 का इनका टाइम पीरियड है व्लादिमीर लेनिन का, याद रखना आप लोगों को। तो रशियन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है और ही वॉज द फाउंडर हेड ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी और द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, एन आउटस्टैंडिंग theoretician and practitioner of Marxism and a source of inspiration for communists all over the world। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये बहुत अच्छे थ्योरी देने वाले बंदे थे। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी इन्होंने, ये सोशलिज्म के फॉलोअर थे, ही वाज द फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म। फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म का क्या मतलब है, सोशलिज्म कम्युनिज्म के फॉलोअर थे ये, है ना। अच्छा दूसरी चीज, ये सोशलिज्म का आइडिया देने वाला बंदा कौन है, तो सोशलिज्म का आइडिया देने वाला बंदा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे ये, इसी वजह से कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स को क्या बोला जाता है, मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट इसके नाम से आया, है कि ना। और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलने, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को क्या बोलेंगे अपन, मार्क्सिज्म। इसका मतलब अगर पेपर में आ जाए मार्क्सिज्म, इसका मतलब सोशलिज्म की बात कर रहा है, इसका मतलब कम्युनिज्म की बात कर रहा है। अगर बात आ जाए किसकी, लेनिनिज्म, तो लेनिन को फॉलो करने वाले लोग लेनिनिज्म को फॉलो करते हैं। लेनिनिज्म क्या है, मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म। सब एक ही चीज है। ठीक है, कुल मिलाकर सब एक ही है। ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है इसमें, लेकिन हम लोगों को उसमें नहीं घुसना है। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि लेनिन वॉज द फॉलोअर ऑफ मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स के फॉलोअर को मार्क्सिस्ट कहते हैं। ठीक है, मार्क्सिज्म उनकी आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म पे ये चलते थे, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ही इन्होंने अप्लाई कर दिया था कहाँ पर, यूएसएसआर में या रशिया में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, व्लादिमीर लेनिन देख लिया, अब आते हैं किसके पास, बाप के पास। कौन, खतरनाक बंदा मूंछों वाला जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन, हिटलर का बैंड बजाने वाला बंदा, यूएसएसआर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत दिलवाने वाला बंदा यही था। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है जोसेफ स्टालिन, ईयर याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना। ठीक है, सक्सेसर टू लेनिन एंड लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन 1924 टू 1953। अब देखो हम लोगों ने देखा कि 1917 से लेकर 1924 तक जब लेनिन थे, तो लेनिन जो था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के टाइम पीरियड में लीडर था यूएसएसआर का या रशिया का। ठीक है, अच्छा अब देखो यूएसएसआर भी बन चुका है 1922, है कि ना। अब ये जो लेनिन, जब लेनिन के बाद जब स्टालिन आता है, तो स्टालिन को जाना जाता है फॉर, स्टालिन इज नोन फॉर, स्टालिन का टाइम पीरियड क्या है, स्टालिन का टाइम पीरियड है 1924 से लेकर 1953 का। ठीक है, स्टालिन के टाइम पीरियड में होता क्या है, स्टालिन स्ट्रांग बनाता है या कंसोलिडेट करता है किसको, यूएसएसआर को। तो ही इज नोन फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ यूएसएसआर, मजबूत बनाने को, यूएसएसआर को ताकतवर, बहुत ताकतवर बनाने के लिए जाना जाता है किसको, जोसेफ स्टालिन को। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया इन्होंने, फटाफट से इंडस्ट्रीज बनवानी स्टार्ट कर दी। क्यों इंडस्ट्रीज बनेगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो चीजें बिकेगी तो प्रॉफिट आएगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करवाया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिटेड विद सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, held responsible for the great terror of the 1930s, authoritarian dictator था, functioning and elimination of rivals within the party। अब देखो इनको तीन चीजों के लिए जाना जाता है। पहला, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की बैंड बजाने के लिए और यूएसएसआर को जितवाने के लिए। दूसरा, द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s के लिए जाना जाता है इनको। अब द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s क्या था, ग्रेट टेरर ऑफ 1930s में जो भी बंदा यूएसएसआर में स्टालिन के अगेंस्ट में बोलता, स्टालिन के अगेंस्ट में काम करता, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता, सबको मरवा दिया इसने।
ठीक है, ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार लोगों को इसने क्या कर दिया था, मार दिया था 1930 से लेकर 1940 तक। तो इस वजह से इसको बोला जाता है द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी जो भी लीडर, जो भी मेंबर इसका अपोज करता था, उनका भी खात्मा। ठीक है, इन 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है किसको, जोसेफ स्टैलिन को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बंदे के पास। नेक्स्ट बंदा है हमारे पास निकिता क्रूशेव। निकिता क्रूशेव, आइए उनके बारे में देखते हैं। निकिता क्रूशेव, ठीक है, टाइम पीरियड नहीं याद रखना, फोटो देख लो चाचा जी की, देख ली। चलिए आते हैं। लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन फ्रॉम 1953 टू 1964। ठीक है, तो सोवियत यूनियन के लीडर रहेंगे 1953 से लेकर 1964 तक, यानी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में यही है ना। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में 1953 से लेकर 64 तक कौन लीडर रहेंगे, निकिता क्रूशेव रहेंगे, है ना। डिनाउंस स्टालिन्स लीडरशिप स्टाइल एंड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन 1956। इन्होंने कहा कि भैया देखो, स्टालिन जिस तानाशाही से रूल करता था, मैं उस तरीके से रूल बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने स्टालिन की स्टाइल से रूल करने की आदत को छोड़ दिया, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, सोवियत सिस्टम में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत थी, वो रिफॉर्म्स ये 1956 में लेकर आते हैं। निकिता क्रूशेव बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, ठीक है, इसके बारे में याद रखना। आगे आते हैं अपन, सजेस्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया अब क्योंकि आर्म्स रेस तो चल ही रही है ना, वो भी वेपन्स बना रहे हैं वेस्ट वाले, यूएसए वाले, ठीक है, हम लोग भी वेपन्स बना रहे, लेकिन अगर हम दोनों की भिड़त हो गई, हम दोनों की अगर लड़ाई हो गई, तो क्या हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। इस वजह से हमें क्या करना है, हम लोगों को ध्यान देना है और कोशिश करने की लड़ाई ना हो। ठीक है, इस वजह से ये क्या कह रहे हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना है हम लोगों को वेस्ट के साथ हाथ मिलाना है, और उनको भी बोलना तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे। ठीक है, इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग पॉपुलर रिबेलियन इन हंगरी एंड इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में यही लीडर थे, और हंगरी के ऊपर 1956 में ही हंगरी के ऊपर यूएसएसआर अटैक करता है, तो उस टाइम पीरियड में भी यही लीडर थे, निकिता क्रूशेव। ठीक है, आगे आते आगे देखते हैं कौन है हमारे पास आगे, लियोनिड ब्रेजनेव। तो लियोनिड ब्रेजनेव इंपॉर्टेंट बंदा है। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन फ्रॉम 1964 टू 1982। तो 1964 से लेकर 1982 तक लीडर रहेगा कौन, लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, प्रपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम एसोसिएटेड विद द डिटेंटिव फेज इन रिलेशंस विद द यूएस। तो ये क्या बोल रहा है, एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की बात करी इन्होंने। ठीक है, और यूएसए के साथ जब बहुत ज्यादा क्या चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था, उस टाइम पीरियड में यूएसएसआर के ये लीडर थे। ठीक है, इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग अ पॉपुलर रिबेलियन इन चेकोस्लोवाकिया एंड इन इन्वेडिंग अफगानिस्तान। और ये क्या बोल रहा है कि ये चेकोस्लोवाकिया में जब रिबेलियन उठा था इनके अगेंस्ट में, तो उसको सप्रेस करवाने के लिए जाना जाता है लियोनिड ब्रेजनेव को, और अफगानिस्तान के ऊपर इनके टाइम पीरियड में अटैक किया गया, इन्वेड किया गया 1979 में। ठीक है, 1979। चलिए आगे आते और देखते हैं हमारे पास कौन है नेक्स्ट बंदा। नेक्स्ट हमारे पास होंगे मिखाइल गोर्बाचेव। आइए उनके बारे में देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव, बॉर्न इन 1931, लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन 1985 से लेकर 1991। ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। क्यों, क्योंकि 1991 में क्या हो जाएगा, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ पेरिस्ट्रोइका, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट ओपननेस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। इन्होंने देखा कि भैया इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है ना, और पॉलिटिक्स करप्ट हो चुकी है, तो इन्होंने दो रिफॉर्म्स लाने, दो वर्ड्स दिए, इंट्रोड्यूस किए रिफॉर्म्स के लिए, चेंज के लिए। ठीक है, कौन से वर्ड्स, एक दिया इन्होंने पेरिस्ट्रोइका का मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, और ग्लासनोस्ट का मतलब क्या, ओपननेस, यानी कि हमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, हमने जो दरवाजे बंद रखे, क्लोज्ड इकोनॉमी जो हमारी है, उसको ओपन करने की जरूरत है। ठीक है, तो दो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे, और यही मेन कारण रहेगा जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होगा। कैसे, वो हम लोग आगे वाले टॉपिक्स में देखेंगे। स्टॉप द आर्म्स रेस विद द यूएस। ठीक है, और यूएसए के साथ इनकी जो आर्म्स रेस चल रही थी कि भैया तेरे पास ज़्यादा वेपन्स होंगे या मेरे पास ज़्यादा वेपन्स होंगे, तो ये वाली आर्म्स रेस मिखाइल गोर्बाचेव आके क्या करते, रोक देते, क्योंकि इनका ये कहना था कि भैया हमारा ज़्यादातर पैसा डिफेंस में ही जा रहा है और फायदा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि वॉर नहीं हो रही है। ठीक है, बस कोल्ड वॉर चल रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, आर्म्स रेस रोक दिया था। विड्रीव सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप। तो अफगानिस्तान में और ईस्टर्न यूरोप में जो सोवियत
ट्रुप्स यानी कि सोवियत यूनियन की जो आर्मीज थी उनको वापस बुला लिया और बोला कि भैया हम लोगों को ये वाला एरिया नहीं चाहिए, छोड़ दो इसको, इकोनॉमी बिना बात के खराब हो रही है। ठीक है। हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी की यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं। हम लोगों ने बर्लिन वॉल के बारे में देखा था, बर्लिन वॉल इन्हीं के टाइम पीरियड में टूटती है ना। कब टूटती है बर्लिन वॉल? बर्लिन वॉल टूटती है 1989 में। तो 1989 में हु वाज द लीडर? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी इनका भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंडेड द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर इनके टाइम पीरियड में ही खत्म होती है कि 1991 में क्या हो जाएगा, यूएसएसआर ही टूट जाएगा, यूएसएसआर खत्म, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म। ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, और इनको ब्लेम किया जाता है कि भैया तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से क्या हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास है बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन के बारे में देखते हैं। दिख रहा है ये कि सर यूएसएसआर तो खत्म हो गया, अभी ये कौन है? बोरिस येल्सिन बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है बिकॉज ही विल बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, है ना, मतलब इलेक्शन के थ्रू ये क्या बना है, लीडर बना है। 1991 से लेकर 1999 तक ये रहेगा। अब देखो रशिया में भी अब सिस्टम चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? क्यों? अब रशिया में क्या होगा, रशिया में पहले क्या था, सोशलिज्म, सोशलिज्म, और अब यहां पर आने वाला है क्या, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी आने वाली है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अरे डेमोक्रेसी आने वाली है, हाँ कि ना? इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो रशिया में जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ शिफ्ट होंगे तब बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, और इन प्रॉब्लम्स के टाइम पीरियड में रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो है बोरिस येल्सिन, बोरिस येल्सिन। ठीक है, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। आई क्या बोल रहा है, रोज टू पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वॉज मेड द मेयर ऑफ मॉस्को बाय गोर्बाचेव। ठीक है, तो जब मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं यूएसएसआर के, ठीक है, तो गोर्बाचेव क्या करते हैं, इनको, बोरिस येल्सिन को, इनको इनकी पोजीशन बढ़ा दी जाती है कम्युनिस्ट पार्टी में, और इनको मॉस्को का मेयर बना दिया जाता है। मॉस्को क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। ठीक है, तो मॉस्को सिटी का हेड या मेयर बना दिया जाता है, किसको, बोरिस येल्सिन को। लेटर जॉइन द क्रिटिक्स ऑफ गोर्बाचेव एंड लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, बाद में क्या करता है, बाद में जब मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, चेंज लाने की बात करते हैं, आर्म्स रेस को रोकने की बात करते हैं, तब बोरिस येल्सिन कहता है कि भैया मिखाइल गोर्बाचेव गलत कर रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत रिजिम इन 1991, और सोवियत रिजिम 1991 में ये क्या करते हैं, इलेक्शंस वगैरह जीत चुके हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यूएसएसआर के अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया यूएसएसआर की ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है वगैरह, इन सबको हम लोग नहीं मानते, उनको बैन भी कर देंगे ये। ठीक है, और क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। ठीक है, और लास्ट में बोरिस येल्सिन आकर ही क्या कहेंगे, अनाउंस करेंगे यूक्रेन और बेलारूस के साथ मिलकर कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट है, आज के बाद कोई यूएसएसआर नाम की कोई जगह नहीं रहेगी दुनिया में। यूएसएसआर जो था वो अब 15 अलग अलग कंट्रीज में टूट गया है। ठीक है, तो यूएसएसआर को तोड़ने में, डिसॉल्व करने में, खत्म करने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ब्लेम्ड फॉर हार्डशिप सफर्ड बाय रशियंस इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, और ये बोल रहा है कि रशियंस की जो हालत हो गई थी जब ये लोग सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ या कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था इनका, तब इनकी जो हालत हो गई थी, उसके लिए बोरिस येल्सिन को जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो अपन क्या करते हैं, रोकते हैं इसको आज यहीं पर। आशा करता हूँ कि आज वाला वीडियो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।